क्या कोई इंसान किसी तंत्र क्रिया के चलते अपनी बलि दे सकता है? सोचने में ये बात शायद बहुत बड़ी लगती है। शायद ऐसा पहले के ज़माने में हुआ करता था और मुझसे या फिर आप में से बहुत सारे लोगों से मेजॉरिटी में पूछा जाए तो मैक्सिमम लोग इस चीज़ का आंसर ना ही देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने यूपी का एक ऐसा इंसिडेंट लेके आया हूँ जो है तो कुछ साल पुराना, लेकिन सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह के सर्कमस्टांसेस कभी कभार बन जाते हैं जो कि हमें कुछ इस तरह का करने पे मजबूर कर देते हैं जो आपने शायद ज़िंदगी भर सोचा नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से फिर सफ़र बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। आज का इंसिडेंट भी कुछ इसी तरह का है जिसमें एक ऐसा राज खुलेगा बीच में जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से खुलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट सच में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये इंसिडेंट है यूपी के एक गाँव का, जहाँ पे एक कपल रहा करता था जिनके नाम थे देसराज और उसकी वाइफ का नाम था उषा। ये दोनों एक पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे। पूजा पाठ ये इनकी ऑलमोस्ट डेली की ही रूटीन थी। फाइनेंशियली भी ये कपल स्टेबल था, दोनों में प्यार भी बहुत था। बस एक चीज़ की कमी थी और वो थी संतान की। दोनों ने बहुत कोशिश की, हर तरह से पूजा पाठ किया कि किसी न किसी तरह से भगवान उनको ब्लेस्ड करें एक बच्चे से, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा था, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारे वैद्यों के पास भी जाना शुरू किया, ये सोच के कि कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो कि उनकी हेल्प करेगी। उस समय IVF, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो लोगों के पास अक्सर इसी तरह के सोल्यूशन हुआ करते थे। लेकिन दोनों की ये डिमांड भी पूरी नहीं हो रही थी। इसी तरह से काफ़ी साल बीत जाते हैं। देशराज और उसकी वाइफ उषा काफ़ी साल भगवान की पूजा करते रहते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह से सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। जिसके बाद उनको कुछ चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू होता है। उनको लगता है शायद उनको किसी तांत्रिक, बाबा, इनके पास भी जाना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है वही कोई ऐसा मीडियम हो जो उनको उनकी जो कमी है इस फैमिली में वो पूरी कर दे। और इसके बाद वो हर तरह के तांत्रिक बाबा इनके पास विजिट करना शुरू कर देते हैं। हर तांत्रिक, हर बाबा इनको कोई ना कोई ऐसी सलाह देता था कि आप ये करो, आप वो करो, तो आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, घर में संतान आएगी। लेकिन इस तरह की कोई भी डिमांड उनकी पूरी नहीं हो रही थी, कोई भी ज़रूरत उनकी पूरी नहीं हो रही थी। थक हार के वो इस तरह के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जिसके चलते देसराज को एक इंसान के बारे में पता चलता है। ये जो इंसान था इसका नाम था वसीम। वसीम के पास जाते ही देसराज का उसके साथ एक अलग सा कनेक्शन बनना शुरू हो गया था। मतलब देसराज को ऐसा लगता था उसकी बातें सुन के कि सच में ये इंसान जो कहता है वो पूरा कर ही देगा, जिसके चलते वो उनको कुछ तांत्रिक विधियां बताता है अपने घर पे ही करने के लिए। लेकिन ये सब कुछ गांव वालों को कैसे पता चला था बाद में? इसका भी एक मीडियम था जिसका नाम था ओंकार। ओंकार देसराज का बहुत अच्छा फ्रेंड था, जिसके चलते देसराज जब भी वसीम के पास जाता था तो ओंकार हमेशा ही उसके साथ जाया करता था, जिसके चलते वो हर बारीकी से हर चीज़ जानता था कि क्या क्या वसीम देसराज को बताया करता था। इसके चलते देसराज उसी तरह से सब कुछ शुरू कर देता है जिस तरह से वसीम उसको करने के लिए कहता है। ये सब कुछ देसराज अपने घर पे ही कर रहा था। खैर, इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ साथ देसराज के घर पे कुछ चीज़ें अजीब होनी शुरू होती हैं जो कि शायद देसराज को सुटेबल नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। जो उसकी वाइफ थी उषा, उसको ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज़ से पोजेस्ड होती जा रही है। ये जो चीज़ है ये कोई मेल एंटिटी है या फिर मेल चीज़ ही है, क्योंकि वो बहुत मस्कुलर लगती थी, वो बहुत पावरफुल लगती थी जब भी उषा उसके पोजेशन में आती थी। ये चीज़ें थोड़े टाइम से होनी शुरू हुई थी, जिसके चलते देसराज बहुत दुखी था और ये बात ओंकार भी जानता था, जिसके चलते ओंकार ने उसको समझाया कि जिस चक्कर में तुम फंस रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। टोना टोटका अक्सर ये किसी अच्छी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ दुख ही दे सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता था जैसे देसराज पूरी तरह से मैनिपुलेट हो चुका है वसीम की बातों से, और वो नहीं चाहता जो भी ओंकार उसको बोल रहा है उस पर वो यकीन करे, और वैसे ही वो करता भी था।
जिसके चलते देसराज और ओंकार फिर से वसीम के पास पहुंचते हैं। उसको ये बताते हैं कि इस तरह से चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं उसकी वाइफ के साथ। मतलब उनको लग रहा था शायद उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इनको पता चला था कि जो देसराज की वाइफ थी वो उल्टा पोजेस्ड हो गई थी और उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे वसीम ने देसराज को एक बात बताई, जिसको सुन के देसराज पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये उनके बेटरमेंट के लिए ही हो रही हैं। लेकिन ओंकार यहाँ पे भी डाउटफुल था, जिसके बाद उसने देसराज को समझाया भी। असल में वसीम ने देसराज को ये बताया था कि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसके चलते उसने एक जिन इनकी फैमिली पे छोड़ा है जो कि उनकी हेल्प करेगा उसकी वाइफ को प्रेग्नेंट करने में, और इसी के चलते इस जिन ने देसराज की वाइफ को कंट्रोल भी किया था ताकि वो उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर सके और उनके घर पे एक बच्चा जन्म ले। अब इस बात के चलते देसराज सेटिस्फाइड था। उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो शायद उनको आगे जाके रिजल्ट देगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने भगवान की पूजा की थी, काफ़ी उन्होंने डॉक्टर वैद इन सब से दवाइयाँ भी लेनी शुरू की थी। लेकिन जब किसी भी चीज़ से उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो देसराज और उषा ने कुछ ऐसा सोच लिया था कि वो पूरी तरह से खुद को इन्वॉल्व कर लेंगे तंत्र क्रियाओं में ही, क्योंकि भगवान के ऊपर से उनका भरोसा एक तरह से उठ चुका था। शायद वो जानते नहीं थे कि ये जो चीज़ें होती हैं ये नेचुरली ही होती हैं। अगर कोई इंसान इन चीज़ों का कैपेबल नहीं है तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शंस थे बच्चा गोद लेने के या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ करने के, क्योंकि वो नहीं जानते थे जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो उनको कितना बड़ा दुख देने वाली है। खैर, अब इसके बाद चीज़ें चेंज हो गई थी। ओंकार के समझाने पे भी देसराज समझा ही नहीं था और वो रेगुलरली ऑलमोस्ट डेली ही वसीम के पास जाता रहता था। हर चीज़ के बारे में हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो वसीम से शेयर किया करता था। वसीम उसको आगे प्रोसीड किस तरह से करना है ये बताता रहता था। लेकिन जब वक्त बीतता जा रहा था तो चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी। इनफैक्ट जो उषा थी उसकी तबीयत धीरे धीरे बहुत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। जब वो रात को चीखती थी चिल्लाती थी इस पोजेशन में तो आसपास के गांव के लोग भी ये चीखें ये आवाज़ें सुनते थे और उनको क्लियरली पता था कि इनके घर पे इस तरह का कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है जो कि गांव के लिए सूटेबल नहीं है और गांव के लोगों को भी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रखनी चाहिए। खैर, जिसके बाद थोड़ा वक्त और बीतता है। गांव के लोगों ने ऑलमोस्ट इनके घर पे आना जाना ही बंद कर दिया था और दूसरी तरफ जो उषा थी उसकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी। ये चीज़ें सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रही थी देसराज की फैमिली को, बल्कि शायद एक एंड की तरफ लेके जा रही थी। जैसे ही सबको थोड़ा वक्त और बीतता है तो गांव के लोगों को पता चलता है कि जो उषा थी उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। समहाउ किसी एक तक भी अगर गांव में बात पहुंचती है तो वो धीरे धीरे सारे गांव के लोगों के पास पहुंच जाती है, क्योंकि शहरों से एकदम अलग गांव के लोगों का एक दूसरे से लेना देना बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते गांव की ही कुछ औरतें देसराज के घर पे जाती हैं उषा का हालचाल पूछने। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं तो वो देख के एकदम हैरान थी। जो उषा सेहत से अच्छी हुआ करती थी, एक खुश रहने वाली लेडी हुआ करती थी, वो इतनी पतली हो चुकी थी, इतनी सूख चुकी थी कि गांव की औरतें उसको पहचान भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी हड्डियां ही बाहर आने वाली हैं। ये देख के हर एक इंसान ने देसराज को समझाना शुरू किया कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, या फिर अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए तो उनको अभी के अभी बंद कर देना चाहिए। लेकिन शायद अब तक देसराज और उषा इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे। जैसे ही सब कुछ होता है उसके 1 से 2 दिन के बाद ही उषा की डेथ हो जाती है और सबको पता था कि शायद रीज़न क्या हो सकता है। लेकिन उस समय ये बातें ज़्यादा उछला नहीं करती थी, इन बातों का ज़्यादा मतलब भी नहीं होता था। जब कोई मर जाता था तो लोग उसको जला के बस ये मैटर ख़त्म कर दिया करते थे। कुछ ऐसा ही देसराज की फैमिली में भी हुआ था, लेकिन अब वो बिल्कुल टूट चुका था। एक फैमिली मेम्बर को बढ़ाने के चक्कर में एक फैमिली मेम्बर और कम हो गया था और ये जो दुख था ये देसराज को सहना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी के चलते ओंकार बहुत फ्रीक्वेंटली देसराज के पास आता जाता रहता था, सो दैट वो उसकी हिम्मत बना रहे, उसके साथ बातें करता रहे, सो दैट वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करे और ज़िंदगी में कुछ गलत कदम ना उठाए। इसी के चलते वो रेगुलरली मिल ही रहे थे। लेकिन इसी बीच देसराज ओंकार को कहता है कि उनको एक बार फिर से वसीम के पास जाना है। ओंकार देसराज को समझाता है कि देख, जितना यहाँ पे बुरा होना था उतना बुरा हो चुका है और अब तो फिर से अगर वहाँ जाएगा तो चीज़ें और ख़राब ही होंगी। लेकिन देसराज जानना चाहता था कि आखिरकार उषा के साथ ऐसा हुआ क्यों, क्या मैटर था, किस वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई। ओंकार भी इस बात के लिए अग्री हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था देसराज अपनी ज़िंदगी
एक गिल्ट में जीता रहे, दुख में जीता रहे, या फिर ऐसी चीज़ की सोच में जीता रहे जो कि शायद उसको पता नहीं है। और कुछ चीज़ें वो जो जानना चाहता है वो बेटर है वो जान ही ले वसीम से मिलके, जिसके चलते वो अगले ही दिन वसीम के पास पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे ओंकार ने एक बहुत अजीब सी चीज़ नोटिस की। उसने देखा कि जिस देसराज को वसीम को जाके डांटना चाहिए था कि इस तरह से उसके साथ चीज़ें हुई हैं, उसको मारना पीटना चाहिए था, वो उससे बहुत पोलाइटली बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और जो भी हुआ है वो शायद भगवान की मर्जी थी, वसीम का उसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। जब वो वसीम से पूछता है कि आखिरकार इस तरह का उसके साथ क्यों हुआ, उसको लग रहा था चीज़ें बेटर हो रही थी, फिर एकदम से ये सब कुछ क्यों हो गया, तो यहाँ पे वसीम ने एक ऐसी बात बताई जिसकी वजह से देसराज का उसके ऊपर से भरोसा उठने के बजाय और उसके ऊपर भरोसा बढ़ गया था। आखिरकार ये बात क्या थी? वसीम ने देसराज को बताया कि ये जो जिन था ये बहुत पावरफुल होता है और अक्सर वही इंसान इसके पोजेशन के अंडर सर्वाइव कर पाते हैं जो इंसान मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर जिन लोगों का बिलीफ जिन भूत प्रेत इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो। लेकिन वसीम ने बताया कि शायद ऊषा मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और ना ही शायद वो इन चीज़ों में इतनी यकीन करती थी, जिस वजह से वो इस जिन को अपने अंदर झेल ही नहीं पाई और इसी वजह से धीरे धीरे उसकी जान चली गई। लेकिन क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? ओंकार ये बात जानता था, शायद वसीम भी अंदर से ये बात जानता था, लेकिन सिर्फ एक इंसान जिसको ये बात समझ आनी चाहिए थी, जिसको ये सब कुछ जानना चाहिए था, जिसका नाम था देसराज, वही ये बातें नहीं समझ रहा था और उसको लगा शायद जो वसीम कह रहा है वो सच ही कह रहा है, जिसके चलते फिर से वसीम से ही देसराज अगला सोल्यूशन चाहता था कि वो किस तरह से सब कुछ ठीक कर सकता है, सब कुछ बेटर कर सकता है। वसीम ने उसको एक और सोल्यूशन बताया, जिससे उसने बताया कि 15 से 16 दिन के अंदर ही उसकी वाइफ की आत्मा उसके साथ रहने आ जाएगी परमानेंटली, क्योंकि अब उसका शरीर इस दुनिया में नहीं था तो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आ सकती थी, लेकिन वो एक आत्मा की तरह उसके साथ हमेशा रह सकती है, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रह सकती है। लेकिन क्या सच में ऐसा पॉसिबल था? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन शायद वसीम कोई अपना मतलब यहाँ पे निकाल रहा था। वसीम ने उसको बताया कि वो उसको कुछ चीज़ देगा। वसीम अपने कमरे के अंदर जाता है, वहाँ से एक लाल कपड़े में उसने कुछ बांधा हुआ था, जिसको वो देसराज को हैंड ओवर कर देता है और उसको कहता है कि ये तो अपने घर पे ले जा। कुछ उसको टोने टोट के बताता है कि ये जो उसने सामान दिया था लाल कपड़े में, उसको रख के उसके सामने करने हैं अपने घर, और उसके बाद कुछ ऐसा करना है जो कोई भी इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर सकता और कोई भी इंसान एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। वसीम देसराज को कहता है कि 15 दिन ये विधियां करने के बाद 16वें दिन उसको अपनी बलि देनी है अपने ही घर पे इसी चीज़ के सामने, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी वाइफ को भी इस दुनिया में ले आएगा। हमने थोड़े ही टाइम पहले एक बुराड़ी वाला केस सुना था जिसमें एक फैमिली ने खुद को मार लिया था इसी तरह की बातों के चलते, और ये चीज़ें बताती हैं कि कोई इंसान कैसे मेंटली इतना अपसेट या फिर इल हो सकता है कि वो इन चीज़ों पे यकीन करके ऐसा कदम उठा भी ले। जिसके चलते जब रास्ते में ओंकार और देसराज आ रहे थे तो ओंकार उसको समझाते ही आ रहा था कि ये फैसला कहीं से भी सही नहीं है और देसराज को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओंकार ने बताया कि देसराज उसको काफ़ी हद तक कन्विंस्ड लग रहा था कि जो वो बोल रहा है वो देसराज समझ रहा है अच्छे से, जिसके चलते रास्ते में ही आते आते ये जो सामान वसीम ने देसराज को दिया था ये उन्होंने वहीं पे जंगल में एक पेड़ के नीचे रख दिया, सो दैट अब उससे देसराज को डील ना करनी पड़े। और ये सब कुछ फोर्सफुली करवाया था ओंकार ने। ओंकार को लग रहा था चीज़ें ठीक हो गई हैं, देसराज अब खुद पे अच्छे से फोकस करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके चलते देसराज अपने घर चला जाता है, ओंकार अपने घर चला जाता है और थोड़े दिन ओंकार बिजी रहता है। 4 से 5 दिन अपने ही घर पे रहने के बाद वो फिर से देसराज के पास विजिट करता है, ये सोच के कि शायद वो काफ़ी टाइम से अकेला है और उसको किसी दोस्त की ज़रूरत है। ये सोच के जैसे ही ओंकार देसराज के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के अंदर बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी जो कि अनबेरेबल थी। इसी स्मेल के चलते उसने देसराज से पूछा भी कि आखिरकार ये स्मेल किस चीज़ की है, लेकिन देसराज ने बातें घुमा दी जैसे वो शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। देसराज के घर में एक उसका अपना कमरा था और उसी के अंदर एक और कमरा था जो कि यूजुअली सामान को स्टोर करने के लिए था, लेकिन यहाँ पे ओंकार कुछ समझ चुका था, शायद देसराज उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही थोड़ी देर होती है, ये समय था डिनर का, जब ओंकार ने प्लान किया था कि वो डिनर देसराज के यहाँ करके ही घर वापस जाएगा,
और इसी के चलते वो सब कुछ इसी तरह से करते हैं। देशराज डिनर बना रहा था। ओंकार बीच में मौका निकाल के देशराज के घर के बाहर जाता है। जैसे वो बाहर जाता है वो घूम के उसी कमरे के पीछे वाली साइड जाता है जो कि उनका एक स्टोर रूम था और उसके पीछे एक खिड़की थी। खिड़की के आगे एक कर्टन लगा हुआ था। जैसे ही ओंकार वहाँ पे पहुँचता है वो इस कर्टन को फूंक मारना शुरू करता है सो दैट ये कर्टन थोड़ा साइड हो जाए। जैसे ही ओंकार के ये एफर्ट्स रंग लाते हैं, ये कर्टन साइड होता है तो वो देख के हैरान था। वो जो लाल कपड़ा वसीम ने दिया था जिसमें ये सामान था वो वहीं पे पड़ा हुआ था और उसके सराउंडिंग कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जिनको देख के क्लियरली पता चल रहा था कि जो विधियाँ वसीम ने बताई थी देशराज को वो उसने करनी शुरू कर दी हैं। ओंकार को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि वो सीधा देशराज को समझाना शुरू करे। हो सकता है देशराज कुछ गलत कर ले जो कि उसने एक्सपेक्ट ना किया हो, तो उसने सोचा कि वो देशराज को इनडायरेक्टली समझाएगा। वो फिर से देशराज के पास जाता है और डिनर करते करते उसको कहता है कि देख, वसीम से दूर ही रहना है। जो हमने डिसीज़न लिया है वही फाइनल है कि हमने अब ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं करनी है, जो कि हमें हार्म करे या तुझे हार्म करे। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो। देशराज उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन उसके दिल में चोर है ये सामने दिखाई दे रहा था। वैसे तो ओंकार ने उसको काफ़ी समझाया, जिसके बाद ओंकार को लग रहा था शायद देशराज कन्विंस्ड हो गया है और आगे वो सारी चीज़ें कंटिन्यू नहीं करेगा। जिसके बाद डिनर करके ओंकार अपने घर चला जाता है। जिसके बाद उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता। जिसके बाद वो फिर से वापस देशराज के घर नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ होते हुए 12 से 13 दिन हो गए थे, ओंकार फिर से देशराज के घर जाता है। लेकिन इस बार वो अंदर जाने से पहले सीधा बैक साइड घूम के जाता है। कर्टन को फूंक मार के देखता है तो वो लाल कपड़ा भी वहीं पड़ा हुआ था। जो सामग्री उसके सराउंडिंग थी वो और भी बढ़ चुकी थी। ये एक क्लियर इंडिकेशन थी कि ये जो चीज़ें थी ये देशराज ने अभी भी कंटिन्यू रखी थी और अगर 1 से 2 दिन के अंदर इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं हुआ तो हो सकता है देशराज, जैसा उसको वसीम ने बताया था, अपनी जान भी दे दे, खुद की बलि भी दे दे इसी चीज़ के आगे। जिसके चलते उसने अंदर जाते ही देशराज को बहुत डांटा। उसने कोशिश की इस स्टोर रूम को खोलने की कि समहाउ वो इस सामान को खुद ही उठा के बाहर फेंक सके, लेकिन ये दरवाज़ा लॉक्ड था और किसी भी कीमत पे देशराज ने उसको चाबी नहीं दी। लेकिन साथ ही देशराज ने ओंकार को श्योरिटी भी दी कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। ओंकार भी समझ गया था कि अब उसको डेली ही देशराज के पास जाना पड़ेगा, डेली उसके घर बैठना पड़ेगा और शायद रात को भी उसके पास ही रुकना पड़ेगा। यही सब कुछ 13वें दिन भी होता है, 14वें दिन भी होता है। लेकिन इसी रात को ओंकार को एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है कि जो उनका पुराना गांव था वहाँ पे उसकी सास की तबीयत बहुत ख़राब है और शायद वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जिसके चलते ओंकार अपनी वाइफ को लेके अपने पुराने गांव में पहुंचता है। लेकिन जाने से पहले वो देशराज को काफ़ी अच्छे से समझा गया था कि कुछ भी इस तरह का नहीं करना है और शायद देशराज कन्विंस्ड भी था। जिसके चलते वो अपने पुराने गांव चला जाता है जहाँ पे ओंकार की जो सास थी वो 2 से 3 दिन सर्वाइव करती है, जिसके बाद उसकी जान चली जाती है। तो ये सब कुछ हो रहा था दूसरे गांव में, जिसके चलते ओंकार को अगले 7 से 8 दिन वहीं पे रुकना पड़ता है। जिसके चलते वो भूल चुका था कि गांव में एक इंसान है शायद जिसको ओंकार की ज़रूरत है, लेकिन ओंकार चाह के भी वहाँ जा नहीं सकता था क्योंकि इस गांव में सिचुएशन बहुत ख़राब बनी हुई थी। खैर जैसे ही 1 हफ्ता हो जाता है ओंकार वापस अपने घर पहुँचता है तो उसको ख्याल आता है कि देशराज के वहाँ उसको एक बार जा आना चाहिए, एटलीस्ट चेक कराना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। यही सोच के वो देशराज के घर जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है देशराज के घर पे देशराज था ही नहीं। उसको थोड़ी सी टेंशन होने लगती है कि कहीं सच में देशराज ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया। जिसके चलते वो आसपास के गांव के लोगों को पूछना शुरू करता है देशराज के बारे में। तो गांव के लोग बताते हैं कि हाँ ये घर पे ही होता है, हमने पिछले कल भी देखा था। तो ये जो टाइम था ये 15 दिन से ज़्यादा हो गया था। तो शायद ओंकार को लग रहा था वो समझ चुका है उसकी बात। खैर जिसके बाद गाँव वाले कुछ चीज़ें शेयर करना शुरू करते हैं ओंकार से। वो उसको बताते हैं कि इस तरह से पिछले कुछ दिनों से गांव में हर घर से कोई ना कोई इंसान बहुत बुरी तरह से बीमार हो चुका है। लेकिन गांव वालों को लगता है ये कोई बीमारी नहीं बल्कि पोजेशन है, मतलब उन पे कोई भूत प्रेत का साया है। और मैक्सिमम लोग मेजॉरिटी में यही कहते थे कि जब वो इस तरह की हालत में होते हैं, जब उनको लगता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उनको अक्सर ऐसा लगता था नींद पड़ गई है और इस नींद में उनको देशराज दिखाई देता था, जिसके पीछे इन सभी लोगों को एक अजीब सी शैडो दिखाई देती थी जो कि बहुत बड़ी लगती थी और अजीब सी लगती थी, भयानक सी लगती थी देखने में। वहीं गांव वालों ने सबको रिलेट करना शुरू कर दिया था उस समय से, जब शुरू में उनको लगता था कि देशराज और उसकी वाइफ
किसी पोजेशन में है, शायद वो तंत्र मंत्र कुछ इस तरह की क्रियाएं करते हैं। जब अक्सर रात को उषा उनके घर से चीखा करती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करती थी, जैसे कोई औरत पोजेस्ड होती है। गांव वाले उस समय जानते थे कि ये किसी न किसी तरह की तंत्र क्रियाएं अपने घर पे करते हैं, जिसके चलते लोगों ने वहाँ जाना भी छोड़ दिया था। और अब उनको लग रहा था शायद कुछ ऐसा ही अभी भी देशराज करता है। ये सुनते ही जो ओंकार तो वो भागते हुए देशराज के घर के बैक साइड जाता है। फिर से वो फूंक मारता है इस कर्टन को, और जैसे ही ये कर्टन फिर से हिलता है अपनी जगह से, सामने का जो मंजर था वो बहुत भयानक था। ओंकार देखता है कि सामने वही लाल कपड़ा रखा हुआ था, सराउंडिंग सामग्री रखी हुई थी, वही सब कुछ, लेकिन इसके सामने कुछ लिक्विड पड़ा हुआ था जो जम चुका था, और ये लाल कलर का था। शायद आप समझ रहे होंगे कि ये क्या हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली खून था, और शायद देशराज ने कुछ ऐसा कर दिया था जो उसको नहीं करना चाहिए था, जो उसको ओंकार ने भी समझाया था नहीं करने के लिए। खैर, जिसके बाद ओंकार गांव वाले कुछ लोगों को लेता है और भागते हुए वसीम को ढूंढने निकल जाता है। वसीम उनको जहां मिलना चाहिए था वहां नहीं मिलता है, लेकिन 1 से 2 दिन लगते हैं उनको वसीम को ढूंढने में। वो वसीम को ढूंढ लेते हैं और उससे पूछना शुरू करते हैं आखिरकार ये सारा मैटर क्या था। शुरू में तो वसीम ने गांव वालों को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब गांव वालों ने उसको मिलकर पीटना शुरू किया तो वसीम ने अपना मुंह खोला। जब वो बहुत बुरी हालत में था और उसको क्लियरली लग रहा था कि अगर वो नहीं बताएगा तो गांव वाले उसको जान से मार देंगे, वसीम ने उनको बताया कि असल में उसने एक जिन की सिद्धि की थी, लेकिन बहुत टाइम हो जाने के बाद ये जिन उसी को परेशान करने लग पड़ा था। क्योंकि ये जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, ऐसा माना जाता है कि थोड़े टाइम के बाद ये उन्हीं लोगों को परेशान करना शुरू कर देती हैं जो लोग इनकी सिद्धियां करते हैं। और वसीम ने भी कुछ इसी तरह का बताया, जिसके चलते उसने बताया कि वो इस चीज़ को खुद से ट्रांसफ़र करना चाहता था, लेकिन ये चीज़ें तब तक किसी के शरीर पे हावी नहीं हो सकती जब तक कोई इंसान खुद अपनी विल से इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे या फिर इनका पूजा पाठ, इनके लिए कुछ क्रियाएं करना शुरू ना करे। और इसी तरह से होता भी है जब आपको बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमारे सराउंडिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक आप खुद से इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये चीज़ें मुझ पे हावी हो जाएं। और इसी सब के चलते वसीम को एक आसान शिकार मिल गया था, जो कि था देशराज। और देशराज जब प्रॉब्लम में था तो वसीम ने इसका फ़ायदा उठाया। सबसे पहले उसने इस जिन को हावी करवा दिया उसकी वाइफ पे, जिसकी जान चलेगी, लेकिन फिर से अब ये जिन फ्री था। देशराज को सोल्यूशन चाहिए था, तो ये जो खुद की बलि देने वाला मैटर था ये इसीलिए था कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे और इस जिन को एक मीडियम मिल जाए, जो कि था देशराज का शरीर। अब गांव वाले समझ गए थे कि जिस देशराज को वो इतने टाइम से देख रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से इनफैक्ट देख रहे थे, वो शायद देशराज था ही नहीं, वो एक जिन था जीता जागता, जो कि उनके सराउंडिंग घूमता था, लेकिन उसकी वजह से सारे के सारे गांव में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद गांव वालों ने प्लान किया, जैसा उनको वसीम ने बताया, कि रात को जब उनको लगे कि देशराज अपने घर के अंदर है तो उसके घर के साथ ही उसको जला दें, जिसके चलते ये सब कुछ खुद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि देशराज तो वैसे भी इस दुनिया में है ही नहीं। ओंकार बहुत हैवी हार्ट से कुछ लोगों को साथ लेके रात को बिल्कुल ऐसा ही करता है। वैसे तो देशराज उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन वो अब जानते थे कि वो असल में देशराज था नहीं, वो कुछ और ही चीज़ थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव सफ़र कर रहा था, और वो भी बहुत भयानक वे में। इनफैक्ट गांव के कुछ लोग तो इतने बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुके थे, जो हालत उषा की हो रखी थी वैसी ही हालत थी। शायद धीरे धीरे उनकी भी हालत वही होती जो आखिरकार उषा में हुई, और उनको भी इस दुनिया से जाना पड़ता। लेकिन वक्त रहते इन चीज़ों का सोल्यूशन हो गया था, जिसके बाद गांव के लोगों को अभी भी लगता था शायद वो जो चीज़ें हैं, वो जो एंटिटी थी, वो उनके गांव के सराउंडिंग ही घूमती थी, जिसके चलते उन्होंने अपने गांव में काफ़ी शांति हवन करवाए, काफ़ी पूजा पाठ करवाए, और उनको लगा शायद उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड होगी। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हमसे शेयर करते हैं, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं वो सब्सक्राइबर्स से आपको नहीं मिलते, वो सोशल मीडिया पे भी आपको नहीं मिलते। इसके लिए आपको बूढ़े लोगों के साथ बैठना पड़ता है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं रियल इंसिडेंट जो सिर्फ सब्सक्राइबर शेयर करते हैं उसके अलावा कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी आपके सामने लेके आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।